हमारे साथ महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर मनोज दीक्षित जी कार्यक्रम में हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी, आप प्लीज मंच पर आएं। और करियर काउंसलर डॉक्टर चंद्रशेखर शिमाली जी हमारे साथ हैं। सर बहुत स्वागत है आपका और आप भी प्लीज मंच पर आएं। और इस पूरे सेशन के दौरान हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सरकार का जो विजन है 2030 को लेकर के, क्या वो विजन है, क्या वो काम करना चाहते हैं और आने वाले समय के अंदर क्या बड़ा बदलाव आप देख पाएंगे। राजस्थान की जनता को लेकर के बड़ी उम्मीदें हैं। राजस्थान के लोग ये जानना चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बड़े परिवर्तन हुए, आगे आने वाले समय में और क्या बड़ी तस्वीर देखने को मिलेगी। इस पूरे सेशन को अब आगे बढ़ाते हैं और हमारे साथ सभी खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और मैं अब शुरुआत कर रहा हूं सर से, बीडी कल्ला सर, क्योंकि एक लंबे समय तक राजनीति में उनको क्या उपाधि दी जाए, राजनीति के क्षेत्र के बड़े दिग्गज नेता हैं, बड़े लंबे समय से उनका राजनीतिक करियर है, जनता से जुड़ाव है, इंटरेक्शन उनका रहता है, विधायक मंत्री सभी पदों से वो नवाजे गए हैं, उनको वो मिला है। सर 2030 के विजन को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं। सरकार की कोशिश है और हर कोई सरकार ये चाहती है कि आज के समय में हम जनता से वोट ले लें, काम करें, जनता से वोट ले लें। आप 2030 की बात कर रहे हैं, ये क्या है कारण? क्योंकि 2023 के अंदर 2030 की बात करना ये कोई सरकार नहीं सोचती है, आपने कैसे सोचा? मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब एक विजनरी चीफ मिनिस्टर हैं और विजनरी चीफ मिनिस्टर होने के कारण वो चाहते हैं कि राजस्थान के विकास की गति 10 गुनी हो। और 10 गुनी गति कैसे हो, इसके लिए उन्होंने आम आदमी, विद्यार्थी, शिक्षक, प्रवक्ता, प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर, अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ, किसान, हर वर्ग के लोगों को इस विजन डॉक्यूमेंट 2030 के लिए आमंत्रित किया है कि वे अपने अपने फील्ड के सुझाव दें। अब तक आपको जानकर खुशी होगी 2 करोड़ से ऊपर सुझाव आ चुके हैं। इससे एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा और इस विजन डॉक्यूमेंट के माध्यम से शिक्षा में 2030 में राजस्थान कहाँ होगा, चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान 2030 में कहाँ होगा, और इसी प्रकार सामाजिक अधिकारिता के क्षेत्र में राजस्थान कहाँ होगा, लेबर फ्रंट पे हम क्या क्या कानूनी कार्रवाई करके उनको रिलीफ देंगे, और इसी प्रकार हमारा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्वायत्त शासन विभाग, यूआईटी, नगरीय विकास कैसा होगा। इन सब बातों के बारे में जो जो सुझाव आएंगे, उन सुझावों के आधार पर हम ये विजन डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे। हमने निबंध प्रतियोगिताएं स्कूलों में, कॉलेजों में आयोजित की। अलग अलग विद्यार्थियों ने बड़े उपयोगी सुझाव दिए। हमने अभी लगभग 1033 विद्यालयों में बाल वाटिकाएं शुरू की। एक विद्यार्थी ने कहा कि आप 2030 तक सारे प्राइमरी स्कूल में बाल वाटिकाएं खोलें। आप जानते हैं कि राजस्थान में भी लगभग 67,000 स्कूलें हैं और उन 67,000 स्कूलों में अधिकतर प्राइमरी स्कूल है। तो अब जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें प्री प्राइमरी एजुकेशन का कंसेप्ट आया है। तो प्री प्राइमरी एजुकेशन जब आ जाएगी तो हमारी सरकारी स्कूलें जो हैं वो निजी स्कूलों से एक स्वस्थ और पूर्ण प्रतियोगिता कर पाएगी, परफेक्ट कंपटीशन। इसके लिए विद्यार्थी अभी से सोचने लगे हैं। तो ये सोच जो है, अलग अलग लोग अपने अनुभव से कुछ जो पढ़ रहे हैं वो क्या महसूस कर रहे हैं, शिक्षा पद्धति में क्या सुधार हो, हमारे शिक्षक कैसे हों, हमारे शिक्षकों की ट्रेनिंग कैसी हो, और कुल मिलाकर के एक वर्ल्ड लेवल की एजुकेशन हमारे विद्यार्थी कैसे प्राप्त करें ताकि हमारा पढ़ा हुआ विद्यार्थी दुनिया में कहीं भी जाए तो वो किसी से कमज़ोर नहीं रहे। ऐसे अच्छे अच्छे उपयोगी सुझाव आ रहे हैं। मैं आपको कुछ बातें जो हमने नवाचार किए हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। राजस्थान में 3700 स्कूलों में महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल चुके हैं। इन इंग्लिश मीडियम स्कूलों का प्रभाव ऐसा रहा कि विद्याधर नगर जयपुर में 30 सीटें थी, उसके लिए 2600 एप्लीकेशन आई और हमने पत्रकारों से लॉटरी निकलवा कर वहाँ पर एडमिशन किए। मैं समझता हूँ कि ये आपने पहली बार सुना होगा कि सरकारी स्कूलों में एडमिशन के लिए लॉटरी निकाली गई, और ऐसा एक जगह नहीं, अनेक स्थानों पर कहीं 1000, कहीं 2000, तो कहीं 1200 एप्लीकेशंस आई और उसमें किसी की सिफारिश नहीं चलती, किसी का रिजर्वेशन नहीं है।
तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अब सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए लोग आने वाले समय में बिना फीस के, देखिए अंतर क्या है, प्राइवेट स्कूल में 2 लाख रुपए सालाना फीस लगती है, 1 लाख लगती है, 50,000, और कई स्कूलों में 30-30 हज़ार रुपये तक की साल। हमारी स्कूल सब फ्री है, फ्री एजुकेशन फॉर ऑल। तो ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई कराने का मतलब ये हुआ कि अब गाँवों के बच्चे, अब कच्ची बस्तियों के बच्चे, अब मजदूरों के, किसानों के, गरीब आदमियों के बच्चे, मध्यम वर्ग के बच्चे जो हैं वो आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, CA, MBA करके अपना कैरियर बना सकेंगे। इसके अलावा राजस्थान में जो हमने नवाचार किए हैं उसमें 7 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं हमने। इंस्पायर अवार्ड जो है छात्र वैज्ञानिकों का होता है, इसमें हमारे विद्यार्थियों ने लगातार 3 साल तक ऑल इंडिया में फर्स्ट आकर के इंस्पायर्ड अवार्ड हासिल किया है। फिट इंडिया में राजस्थान फिट है, सबसे फर्स्ट है। इसी प्रकार अभी जम्बूरी हुई, उसका हमने विश्व रिकॉर्ड बनाया। शनिवार के दिन नो बैक्स डे के दिन हमने शतरंज एक साथ 56,000 स्कूलों में खेलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसी प्रकार अभी शनिवार के दिन नो बैक्स डे के दिन संविधान का प्रीएम्बलम विद्यार्थियों ने एक साथ बड़ा विश्व रिकॉर्ड बना। 12 अगस्त को राष्ट्रभक्ति के 7 गीत एक साथ गा करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा का एक विश्व रिकॉर्ड बनाया। और इसी प्रकार जो है हमारे बच्चों ने अलग अलग क्षेत्र में कई इस तरह के रिकॉर्ड बनाए हैं। मैं समझता हूं कि एजुकेशन का जो लर्निंग प्रोसेस है उसमें राजस्थान हिंदुस्तान के पहले 3 राज्यों में है। दिल्ली का विज्ञापन है, वो पहले 7 राज्यों में से एक है। लेकिन राजस्थान ने पिछले वर्षों में जो तरक्की की है शिक्षा के क्षेत्र में, अभी मैं स्वयं टेलीविज़न पे देख रहा था कि 300 से अधिक नए कॉलेज खुले, उसमें लगभग 132-33 कॉलेज महिलाओं के हैं। तो ये अपने आप में रिकॉर्ड है, आज़ादी से लेके अब तक। ठीक है, जो कॉलेज थे उससे ज़्यादा संख्या में कॉलेज इन 5 सालों में खुल गए। हाँ, तो ये यानी कि बड़ा परिवर्तन आप मान के चल रहे हैं। नए कीर्तिमान जो स्थापित किए गए हैं, जरा उसकी ज़मीनी हकीकत क्या है उसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे साथ सुनीता गुलाटी जी भी हैं। सुनीता जी, शिक्षा के क्षेत्र में आप लंबे समय से काम भी कर रही हैं, आपको पुरस्कार भी मिले हैं, आपके काम को सराहा गया है। आपको क्या लगता है, देखिए प्लस पॉइंट तो बहुत सारे हैं जो कि मंत्री साहब ने गिनवाए हैं, आपको क्या और लगता है कि 2030 का जो विजन सरकार लेकर के चल रही है उसमें सुधार के तौर पर क्या हमें और करना चाहिए, क्या करने की ज़रूरत है? सर, जो अभी सरकार का एक डिजिटल दक्ष प्रशिक्षक जो योजना है और जो मिशन स्टार्ट योजना है, जो एक बहुत ही अच्छी योजना है, जिसके अंतर्गत जो दूर गांव ढाणी में जहां तक शिक्षक नहीं पहुंच पा रहे हैं वहां तक भी राजस्थान सरकार ने ऑनलाइन मीडियम से जो वीडियो कंटेंट है वो पहुंचाने का प्रयास किया है। और जो डिजिटल दक्ष प्रशिक्षक हैं उनके जो मैं एक विशेषता बताने चाह रही हूँ कि जो वीडियोस बनाए गए हैं वो भी राजस्थान के शिक्षकों के द्वारा ही बनाए गए हैं। और जैसे कि सर ने बोला है इंस्पायर योजना है या हम बोले स्टेट साइंस फेयर है, उन सब में भी जो राजस्थान है वो बहुत ही नंबर 1 पर है। सबसे एक मुख्य विशेषता मैं बताना चाहूँगी सर कि हमारा राजस्थान जो है वो डिजिटल ऑनलाइन शिक्षण में नंबर 1 पर है। हमारे राजस्थान की जो ऑनलाइन वीडियोस है वो दीक्षा पोर्टल पर पूरे भारत में नंबर 1 पर है। इसके साथ साथ हमारे ही राजस्थान के शिक्षकों द्वारा बनाए गए कुछ वीडियो PM ई विद्या चैनल पर भी चल रहे हैं। तो जो हमारे एक जो परंपरागत तरीका था सर शिक्षण का, उससे हटकर जो माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का जो एक विजन है कि चूंकि आज का जो युग है वो डिजिटल युग है, तो बच्चा जो है मात्र किताबों के पन्नों से या रटंत विद्या से ना पढ़े, वो बच्चा जो है वो आगे अपने आप को सरकारी स्कूल का बच्चा जो है वो भी प्राइवेट स्कूल से टक्कर लेते हुए आगे ये बड़ी तुलना हम हमेशा से करने लगते हैं। जब भी सरकारी स्कूलों का जिक्र होता है तो हम प्राइवेट स्कूल के साथ तुलना करते हैं। अब उस तुलना के पीछे आम आदमी क्या करे, मैं इसमें जरा कुछ और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनको भी जरा जोड़ लेता हूँ। मनोज दीक्षित जी, सर एक चीज़ बताइए कि हम जब भी तुलना करते हैं सरकारी स्कूल के बच्चे उस रेस में थोड़ा सा पिछड़ते हुए नजर आते हैं, लेकिन अब ये रेस और भी ज़्यादा कठिन हो गई है। इस रेस में हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे बहुत तेज़ी के साथ दौड़ भी रहे हैं। हमें और ऐसा क्या करना चाहिए कि इस रेस में अव्वल आए? देखिए, जब 21वीं सदी प्रारंभ हुई तो हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बनाए थे और उसी को हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में कन्वर्ट किया, जो अब हमारा लक्ष्य है
आगे आने वाले 2030, 35, 40, 45 और 2047 तक जब हम आज़ादी के 100 वर्ष पूरे कर रहे होंगे, ये लक्ष्य सारे हमारे निर्धारित हो गए हैं। मैं केवल SDG 4 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित इसलिए करना चाहूँगा कि वो लक्ष्य है हमारा। लक्ष्य केवल विस्तार नहीं है, लक्ष्य गुणवत्तापूर्वक विस्तार है। SDG 4 कहता है क्वालिटी एजुकेशन। एजुकेशन के एक्सपेंशन में भारत ने और राजस्थान ने विशेष रूप से, और बड़े राज्यों ने, उसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे बड़े राज्य हैं जो कि जहाँ के इंडिकेटर्स अगर कोई भी कमज़ोर होते हैं तो नेशनल इंडिकेटर्स कमज़ोर हो जाते हैं। और ये सुखद अनुभूति है कि राजस्थान ने पिछले वर्षों में बहुत ज़्यादा प्रगति की है। मेरा भी राजस्थान से माननीय मंत्री जी से भी करीब 33-34 वर्षों का संपर्क रहा है और हमने देखा है कि किस तरह से राजस्थान पिछले वर्षों में उभर कर सामने आया। क्राइसिस की जो बात आती है उन लक्ष्यों के सापेक्ष हमें तय करने होंगे। वही लक्ष्य हैं जो कि मिशन 2030 में भी सामने आते जा रहे हैं। प्राइवेट वर्सेस गवर्नमेंट, ये कोई लड़ने का विषय ही नहीं है। ये बात स्पष्ट है सारी पॉलिसीज़ में, राजस्थान सरकार की पॉलिसीज़ में, भारत सरकार की पॉलिसीज़ में, कि प्राइवेट सेक्टर के इफेक्टिव इन्वॉल्वमेंट के साथ ही हम एजुकेशन सेक्टर का विकास कर सकते हैं। एक लक्ष्य जो निर्धारित है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितना संघर्ष करना है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ एक्सपेंशन में भी। जैसे एक निर्धारित लक्ष्य है सभी जगहों पर, सभी राज्यों में, राष्ट्रीय स्तर पर, कि हमें GER को लेकर 50 तक जाना है 2030 तक। टर्न 2030 तक हमारा 50% का लक्ष्य है GER में। इस वक्त हम 30 के आसपास हैं। अगले 5 वर्ष हमारे लिए बहुत ही क्रिटिकल हैं कि हम कितनी तेजी से इसका विकास कर सकते हैं कि हम उस लक्ष्य तक पहुंच सकें। 2030 के इस लक्ष्य में राजस्थान की भूमिका और ये जो नए स्कूल विद्यालय खुलते जा रहे हैं, इनकी भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है जिसमें कि आने वाले बच्चों की संख्या के सापेक्ष ही हम GER को बढ़ा पाएंगे। GER हमारा 100% होता है जब हम प्राइमरी स्कूल के एनरोलमेंट की बात करते हैं। राजस्थान सरकार ने भी 100% लक्ष्य पूरा किया है। समस्या वहाँ आती है जब हम 30 पर पहुँचते हैं, जब हम हायर एजुकेशन में आ रहे होते हैं। तो ये नुकसान जो है, ड्रॉप आउट है, ये अरेस्ट करना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। जो आप कह रहे हैं ड्रॉप आउट वाला, ये हम लैग कहाँ कर रहे हैं? हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि बच्चे अगर 12वीं तक पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। हम क्यों ना उनको एक बार अप्रोच करें। मैं सर आपसे मैं इस पर एक रिएक्शन लेना चाहता हूँ। हम क्यों नहीं फोकस कर रहे हैं? हम एक बार इस पर भी ध्यान दें कि अगर 12वीं के बाद बच्चा हायर एजुकेशन की तरफ आगे नहीं बढ़ रहा है। मैं एक करेक्शन कर दूं, फिर माननीय मंत्री जी अपना बिल्कुल 100% जो दे सकते हैं। इंटरमीडिएट तक पहुंचने में ही ड्रॉप आउट ज्यादा है। समस्या इंटर से ग्रेजुएशन की नहीं है, समस्या 0 से 12 की है। और 0 से 12 में भी 0 से 5 तक भी हमारा अच्छा जाता है। उसके बाद हमारा ड्रॉप आउट धीरे धीरे शुरू होता है सेकेंडरी में और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट तक। ये ड्रॉप आउट इसलिए भी होता है क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन और लाइवलीहुड, इन दोनों के बीच का जब झगड़ा शुरू होता है तो बच्चा लाइवलीहुड की तरफ धीरे धीरे कन्वर्ट होने लग जाता है, एजुकेशन से हटता जाता है। यही क्रिटिकल लक्ष्य है कि एजुकेशन को लाइवलीहुड से जोड़ना, जो कि बात तय हुई है कि राजस्थान ने भी तय की है। नहीं तो हम जोड़ेंगे कैसे ना, सवाल वही है कल्ला साहब। अभी परसों उत्तर क्षेत्रीय विकास परिषद की बैठक हुई, उसमें ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम के बारे में विस्तार से बात की गई। मैंने वहाँ पर भी बताया कि राजस्थान में ड्रॉप आउट जब होते थे जब हर ग्राम पंचायत पर अथवा ढाणी में स्कूल नहीं होते थे। सबसे पहले तो हमने हर ढाणी तक 250 की आबादी तक प्राइमरी स्कूल खोल दिए तो 100% नामांकन होने लगा। फिर देखा कि 5वीं तक की स्कूल है, ग्राम पंचायत है, वहाँ 8वीं की स्कूल नहीं है, तो 6ठी 7वीं 8वीं में ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम रहती थी। तो हमने पिछले वर्षों में उच्च प्राथमिक स्तर पर प्राय सारी ग्राम पंचायतों को कवर कर दिया। और अब जानकर आपको खुशी होगी, मैं जब 1988 में राजस्थान का शिक्षा मंत्री था, उस समय 672 हायर सेकेंडरी स्कूल हुआ करते थे। हम 5-6 साल पीछे रह गए थे अन्य राज्यों की तुलना में। 5 साल बाद हमने एक साथ 672 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोली। तो अब 8वीं के बाद खास तौर से लड़कियां जो हैं वो दूर नहीं जा सकती थी। तो हमने क्या किया, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए अभी 2 साल में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 5200 सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल एक साथ खोली हैं। इससे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल तक जो ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम थी वो ख़त्म हो गई है।
और 100% आपको जानकर खुशी होगी, अभी राजस्थान में 85 लाख बच्चे हमारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और ड्रॉप आउट की प्रॉब्लम करीब करीब 3 से 4% नीचे स्तर पर, और ऊपर भी जो बहुत 30% थी वो जाकर के 12% पे आ गई है। अभी भी कुछ बच्चे जो हैं वो खेती में, घर के कामों में लग जाते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल तक सारे बच्चे पढ़ें, फिर वे वर्किंग पॉपुलेशन का पार्ट बनना चाहें तो बन जाएं, अन्यथा हायर एजुकेशन में विषय विशेषता की बनना चाहें तो उस क्षेत्र में चले जाएं। ऐसी तैयारी हमारी है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने जो ये व्यवस्थाएं की है राजस्थान में, उससे कम से कम हर बच्चा, हर ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पर हमने सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए हैं, और जब 5 से 7 किलोमीटर की दूरी है वहाँ पर भी हमने, पंचायत हेडक्वार्टर नहीं भी है तो भी वहाँ पे सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूल खोल दिए। और लड़कियों के जहाँ जहाँ उच्च प्राथमिक विद्यालय थे उन सबको सीनियर हायर सेकेंडरी स्कूलों में बदल दिया। इसके अलावा उनको स्कूटी दे रहे हैं, 10 लाख साइकिलें दी हैं हमने, हम 2-2 पोशाकें वर्ष में दे रहे हैं, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें दे रहे हैं। राइट टू एजुकेशन भारत सरकार ने केवल 8वीं तक की है, हमने 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अच्छा, मुझे लगता है कि स्टेट के सरकार खर्चे से राइट टू एजुकेशन का काम कर दिया है। सरकार के जो काम है, जो अच्छा काम होता है उसके लिए हम ताली भी बजा सकते हैं और प्रोत्साहित कर सकते हैं अगर सरकार जो काम कर रही है। इसके आप अलावा ये समझिए कि ग्रामीण इलाके में रेगिस्तान की दो रेत पर बातें जब और चल रहेंगी। करके कई किलोमीटर एक बेटी को सफर करना पड़ता है, तो अब वो सफर करना नहीं पड़ेगा, अब उसके इलाके में अपने घर के पास वो पढ़ सकेगी। क्योंकि इससे पहले यही एक बड़ा कारण होता था कि बच्चों को, खास करके बेटियों को स्कूल तक नहीं जाने देते थे क्योंकि कई किलोमीटर दूर होता था। अब वो कम से कम परेशानी दूर होगी, बेटियां भी पढ़ पाएंगी और आगे बढ़ पाएंगी। सर, ये बाल गोपाल योजना हमने शुरू कर रखी है, उसमें मतलब 6 दिन तक लगातार उनको रिसेस के वक्त में दूध पिलाया जाता है। मिड डे मील की योजना शुरू कर रखी है। शनिवार को नो बैक्स डे रख रखा, उसमें उनको आनंद की अनुभूति होती है। वाद विवाद प्रतियोगिता, खेलें कूदें, नाचें गाएं, कुछ भी करें, उनको नो बैक्स डे कर रखा है शनिवार को। इससे स्कूल में आने की प्रवृत्ति, लोगों को जॉयफुल एजुकेशन मिल रही है राजस्थान में। अच्छा, ये हम इस बारे में भी जानेंगे कि ये सोच कहाँ से आई थी और कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया, मैं जानूंगा। लेकिन उससे पहले जरा मैं एक और हमारे साथ खास मेहमान है। सर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, हम क्योंकि इससे पहले चर्चा भी कर रहे थे कि हम 12वीं के बाद हायर एजुकेशन के लिए हम क्यों नहीं जा पा रहे हैं। अगर बीच में कहीं लैक आ रहा है तो हम उसको कैसे भर सकते हैं। हम उनको, उन बच्चों को अप्रोच करें क्या, हम उनको ये पूछें, जानें कि उनकी असल मायने में परेशानी क्या है, उनको प्रोत्साहित करें, उनके परिवार के लोगों को समझाएं। देखिएगा, मेरा एक मानना है कि इसमें एक लेकुना जो है हमारे करियर काउंसलिंग का है। हम उन बच्चों को गाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको ग्रेजुएशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, चाहे आप कोई भी डिग्री ले लें, लेकिन आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। तो अभी सरकार ने एक अच्छी स्कीम लागू करी, मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। फ्यूचर डायल करके एक स्कूल में लागू करी राजस्थान सरकार ने, जिसमें पहली बार राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल के बच्चों को भी मार्गदर्शन देने का काम किया जा रहा है, जिसमें 14,000 टीचर को ट्रेंड किया गया है कि वो बच्चों को बताएं कि आपको 12th के बाद में क्या क्या ले सकते हैं और क्या क्या आपका कैरियर हो सकता है। तो इस मामले में मुझे लगता है कि थोड़ा परिवर्तन आएगा, और जो आप ड्रॉप आउट की कह रहे हैं कि हायर एजुकेशन की तरफ नहीं जा पा रहे हैं, वो जा पाएंगे। दूसरा एक बड़ा काम जो मुझे अच्छा लगता है कि पढ़ाई तो ठीक है हो रही है, लेकिन इन पढ़ाई के साथ में हमारे बच्चों का हैप्पी इंडेक्स अप होना चाहिए, जो कि नहीं होता है। हम केवल पढ़ाई 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 बात करते हैं। तो सरकार ने एक जो स्कीम और अच्छी करी है, सैटरडे के दिन, शनिवार के दिन 9 बजे, उसमें मैं चाहता हूं कि कोई विषय विशेषज्ञ जो सामाजिक हो या मानसिक रोग के विषय हो, वो बच्चों के साथ में कनेक्ट करें, क्योंकि बच्चे बहुत आपाहो की स्थिति में रहती है। तो यहां अगर एक और चीज अच्छा से किया जा सकता है, व्यवहारिक ज्ञान के लिए भी अच्छा हो सकता है कि अगर हम सैटरडे को कोई स्पेशल लोगों को बुलाकर ऐसा कुछ करें, तो ये 2 चीजें मुझे लगता है सरकार ने बहुत अच्छी करी है। इससे अपना जो ग्रेजुएशन वाला है, या जिसे हम हायर एजुकेशन का कह सकते हैं, लेवल बढ़ेगा, लोग अच्छे लोग आएंगे, अच्छा आउटपुट भी आएगा। एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा कि ये जो ड्रॉप आउट की ज़्यादा समस्या है, मैं कॉमर्स के बारे में थोड़ा कहना चाहूंगा। माननीय मंत्री महोदय हैं हमारे साथ में, और सर भी बहुत इसके लिए काम करें। हमने सरकार से निवेदन भी किया था। कॉमर्स में हमारा थोड़ा सा कम रुझान रहता है, तो बच्चों को कॉमर्स को रुझान को बढ़ाने के लिए भी सरकार थोड़ा सा प्रयास करे, तो हमारे राजस्थान में ग्रेजुएशन के लिए बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। तो ये थोड़ा सा सुझाव मेरा व्यक्तिगत आपसे निवेदन। ठीक है। अच्छा, इसमें हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम एक और आम लोगों की जो माइंडसेट रहता है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोले,
अच्छे अच्छे अंग्रेजी स्कूल में जाए, और वो इसलिए कि बच्चे का भविष्य बेहतर हो सके, हम यही कोशिश करते हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में अभी तक जो उम्मीद नहीं थी, वो उम्मीदें क्या पूरी हो रही हैं? मैं इसको लेकर के सर से एक रिएक्शन लेना चाहता हूं। और जो आपने अंग्रेजी स्कूल की जो शुरुआत की है, आपको लग रहा है सर कि इससे बड़ा परिवर्तन आ रहा है? प्राइवेट स्कूल ना जाकर के अब पेरेंट्स अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं। देखिए, राजस्थान में जब हम लोग पढ़ते थे तो 6ठी क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू होती थी। जब मैं इससे पहले शिक्षा मंत्री था तब मैंने पहली बार 3री कक्षा से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू की, और उसी फाइल में लिख दिया था कि 2 साल बाद हम पहली क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करेंगे। इत्तेफाक से हम लोग विपक्ष में आ गए थे, बाद वाली सरकार ने ये काम नहीं किया, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार आई तो मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब जो हैं वो शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने मेरी फाइल को पढ़ा और उन्होंने पहली क्लास से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू करवा दी। और अब अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत की प्रेरणा से हमने जो इंग्लिश मीडियम के 3700 स्कूल खोले हैं, उसमें न केवल पहली क्लास से बल्कि पूरी पढ़ाई इंग्लिश मीडियम के माध्यम से होगी। हिंदी भी पढ़ाई जाएगी, संस्कृत और उर्दू जो तृतीय भाषा में लेंगे उनको वो भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो अंग्रेजी होगा। उससे हमारे विद्यार्थी, और जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, बाल वाटिकाएँ, उसमें भी वहाँ पे भी अंग्रेजी से पढ़ाई शुरू होगी। तो अब हमारे बच्चे जो हैं हर तरीके से कॉम्पीट कर सकेंगे। और निश्चित रूप से आप देखना कि जब हमारे जोगाराम जी, और ये कहना चाहिए कि बहुत से ऐसे नाम मैं गिना सकता हूँ जो जैसलमेर बाड़मेर के हैं, और वो हिंदी मीडियम स्कूलों में पढ़कर IAS बन गए, तो अब इंग्लिश मीडियम में पढ़कर जो बच्चे आएंगे वो निश्चित रूप से IAS, IPS, ऑल इंडिया कंपटीशन में, हर प्रकार के कंपटीशन में वो श्रेष्ठ होंगे। जहाँ तक डिजिटल शिक्षा का सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी कि लगभग 24,000 स्कूलों में ई-क्लासेज अथवा स्मार्ट क्लासेज शुरू कर दी हैं, और इस वित्तीय वर्ष के एंड तक हम 4,000 स्कूलों में और ICT लैब की स्थापना कर देंगे। हम लोगों ने, आप हमारा कभी स्टूडियो देखे हैं डायरेक्टरेट में, उस स्टूडियो में पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक के हर विषय के लेक्चरर के, टीचर्स के लेसन्स तैयार किए हुए हैं। अब पाकिस्तान बॉर्डर पर खाजूवाला है हमारा, खाजूवाला में केमिस्ट्री का टीचर नहीं है, वहाँ से डायरेक्टरेट में इंफॉर्मेशन आएगी कि भाई हमारे पास में फिजिक्स का टीचर नहीं है, आज एब्सेंट है या कई दिनों से पद रिक्त है, तो यहाँ से फिजिक्स का लेसन शुरू हो जाएगा और उस जगह फिजिक्स का टीचर वहाँ ICT लैब के माध्यम से उसको फिजिक्स पढ़ा देगा। इसी प्रकार पूगल, वहाँ पर केमिस्ट्री का टीचर नहीं है तो केमिस्ट्री का टीचर यहीं से पढ़ाना शुरू कर देगा। इंग्लिश का टीचर नहीं है मान लीजिए छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ में यहाँ से अंग्रेजी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। ये काम शुरू कर दिया है हमने कोविड काल में। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा हूँ सर। आप शहरी इलाकों में तो ठीक है, आप ये टेक्निकली एजुकेशन दे सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी दे सकते हैं, लेकिन हम उन ग्रामीण और पिछड़े इलाकों का क्या करें जहाँ पर अभी तक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी को लेकर के परेशानी आती है? उन सब चीज़ों को सुधारने में हमें और क्या करने की ज़रूरत होगी? देखिए, जो मैंने आपको उदाहरण दिए, छत्तीसगढ़, खाजूवाड़ा और पूगल, ये सब हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, बॉर्डर एरिया के क्षेत्र हैं, सुदूर पूर्व हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पर हैं, वहाँ तक कनेक्टिविटी हो गई है और हमारी डिजिटल क्लासेस शुरू हो गई हैं। कोविड पीरियड में राजस्थान ने पहली बार ये प्रयोग किया कि जहाँ क्लासरूम में टीचर नहीं जा रहे थे तो हमने डिजिटल पढ़ाई शुरू करवा दी थी, ई-क्लासेस शुरू कर दी थी, स्मार्ट क्लासेस शुरू कर दी थी। और उसके बाद जो ये क्लासेस भी नहीं अटेंड कर पाया था तो हमने एक ब्रिज कोर्स बनाया 3री से 8वीं तक, हिंदी, इंग्लिश और गणित का। और आपको जानकर खुशी होगी कि मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए अलग बजट दिया और उसका फिर इवेल्युएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कराया। अमेरिका जैसे देश में भी 3री से 8वीं तक की पढ़ाई का इवेल्युएशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से नहीं होता, हमने कराया और उसका विश्व रिकॉर्ड बना। चलिए, ये नया कीर्तिमान राजस्थान में स्थापित हो रहे हैं और इसके लिए हौसला अफजाई होनी चाहिए। मैं सुनीता जी को जोड़ रहा हूँ। सुनीता जी, एक चीज़ बताइए कि हम ऑनलाइन क्लासेस और जो हम परिवर्तन देख रहे हैं, जो इससे पहले हम बात कर रहे थे सरकारी स्कूल वर्सेस प्राइवेट स्कूल की, लोगों के माइंडसेट में कितना बदलाव आया? एक आम नागरिक, एक आम जनता जो अपने बच्चों को, उतना बहुत नहीं है क्योंकि पढ़ाने के लिए प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाए, लेकिन अब सरकारी स्कूल में पढ़ाने का वो सपना अंग्रेजी मीडियम के जरिए
वो पूरा हो पा रहा है। वो माइंडसेट अब लोगों का क्या कहता है? सर, लोगों की जो विचारधाराएं हैं सरकारी विद्यालय के बारे में वो लगभग बदल रही हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में उन्हें वो सुविधाएं मिल रही हैं जो निजी स्कूलों में नहीं मिल पा रही हैं। जहां निजी स्कूलों में उन्हें बहुत अधिक फीस दे करके जो सुविधाएं लेनी पड़ रही है, चाहे हम अगर पुस्तकालय की कहें, या हम आत्मरक्षा प्रशिक्षण की कहें, या हम जो खेलकूद प्रतियोगिताएं हैं, चाहे हम ग्रामीण ओलंपिक लें या शहरी ओलंपिक लें, मतलब जब हम एक बच्चे के विकास की तरफ आते हैं ना, तो सर बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। वो भौतिक, मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक सभी तरह के विकास उसके अंतर्गत शामिल होते हैं। तो राजस्थान सरकार की नो बैग योजना ले लें, नो बैग डे योजना ले लें, चाहे हम जो हमारी डिजिटल प्रोग्राम्स चल रहे हैं उन्हें ले लें, चाहे हम आत्मरक्षा प्रशिक्षण लें, ये सारे एक्टिविटीज जो हैं वो उस बच्चे का सार्वभौमिक विकास करने में बहुत ज़्यादा हितकर सिद्ध हो रही हैं। तो एक माता पिता होने के नाते एक बच्चे का सार्वभौमिक विकास प्राथमिकता में रहता है। तो वो जब हमें सरकारी विद्यालयों में मिल रहा है तो माता पिता का स्वाभाविक है कि झुकाव जो है वो प्राइवेट से सरकारी स्कूलों की तरफ होगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक बड़ी संख्या, और इसलिए सरकारी स्कूलों के अंदर अगर अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई हो रही है तो ये बड़ा काबिल तारीफ काम है। मैं इसमें सर एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ। सर, एक चीज़ बताइए कि नई शिक्षा नीति को लेकर के बहुत ज़ोरों शोरों से बात हो रही है, लेकिन कितना इफेक्टिव रहेगी इसके इम्प्लीमेंटेशन में? क्या आपको लगता है कि कुछ परेशानी आ सकती है या चुनौती आ सकती है? क्या आपको इसमें नज़र आता है? कि कोई भी नीति बनती है और क्रियान्वित होने में उसके चैलेंजेस इनबिल्ट होते हैं, वो होते ही हैं, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और उसके अपने चैलेंजेस हैं। जैसे मैंने एक इंडिकेटर आपको दिया था कि जीआर को ही हमें डबल करना है, तो वो एक चैलेंज अपने आप में है, एक्सपेंशन का चैलेंज है। दूसरी चीज़ें जो रेस्ट्रिक्टनेस, जिसको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम जो हमारी बनी हुई है उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको पूरा का पूरा एक चैप्टर है जिसमें कि उन्होंने इंगित किया है कि क्या क्या समस्याएं हैं। कंपार्टमेंटलाइजेशन है, रिजिडनेस बहुत ज़्यादा है हायर एजुकेशन में, शिक्षकों को लेकर समस्याएं हैं जिनको इंडिकेट किया गया है, शिक्षकों की कैपेबिलिटीज़ को लेकर सो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि इसको इम्प्लीमेंट करना अपने आप में एक चैलेंज होगा। राजस्थान सरकार ने अभी 2023 से हम लोगों को ये इंडिकेशन दिया कि आपको शिक्षा नीति पर क्रियान्वयन पर काम करना है, और यहाँ की एक ही खासियत है कि जिसको जब करना है तो फिर समय नहीं देखना है, करना है। और हमें कहा गया कि आपको इसी वर्ष इसी हर हालत में अंडर ग्रेजुएट में लागू करना है। मुझे अच्छा लगा, मैंने आकर तुरंत कहा ये लागू हो गया। अब ये इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस और जिसको कहते हैं हिकअप्स, टीथिंग ट्रबल्स, ये सब तो आएंगे ही आएंगे, इनको ओवरकम करना ही है और करते जा रहे हैं। और इसी लक्ष्य से कुछ इसमें सजेशन के कुछ चीज़ें ऐसी जो मॉडिफाई मैंने एक सिंपल सा प्रयोग किया। मेरे विश्वविद्यालय के पास 4 जिले हैं, मैं चारों जिलों में चला गया एक एक करके और सभी प्राचार्यों के साथ संवाद किया मैंने, और ये दिया कि ये लागू तो होनी है, आपकी जो परेशानियां हैं वो मेरी परेशानियां हैं और हम मिलकर उन्हें सुलझाएंगे, लेकिन लागू तो होनी है और हमें करना होगा। बहुत सारे काम होने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। कितने भी विकास के प्रतिमान हम तय कर लें, शिक्षा के बगैर वो कोई भी प्रतिमान प्रवृत्त नहीं हो सकता है। इसलिए शिक्षा को साइड बाय साइड उसी हिसाब से अपने आप को बढ़ाना भी होगा। जैसे मैं अभी सुन रहा था आपके सत्रों में, अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान नंबर 1 है, अग्रणी प्रदेश पूरे भारत में बन गया। अब इसके मेंटेनेंस की, इसके अंदर नवाचारों की, इसके अंदर आविष्कारों की सारी ज़रूरतें यही के विश्वविद्यालय पूरी करेंगे, तब आगे बढ़ेगी, तब ये सस्टेनेबल हो जाएगा। रिन्यूएबल एनर्जी के कोर्सेज हैं, इनके मेंटेनेंस की कोर्सेज हैं। जब ये सोलर पैनल्स ख़राब होना शुरू होते हैं एक सीमा के बाद, उनके रिप्लेसमेंट के लिए अब क्या हमारे पास लोग तैयार होंगे, ये सारे काम फिर शिक्षा क्षेत्र के हो जाएंगे और तब ये दोनों मिलकर इस 30 की तरफ भी बढ़ेंगे और आगे भी जाएंगे। ठीक है, मैं नई शिक्षा नीति को लेकर के मैं सर से भी एक रिएक्शन हूँ, लेकिन उससे पहले मैं जरा एक जवाब लेना चाह रहा हूँ चंद्रशेखर जी कि ये बताइए कि हम क्यों ना बच्चों को ये बता पाएं कि आपने 12वीं के बाद अगर आप ये कोर्स करते हैं या ये सब्जेक्ट लेते हैं तो आपको ये बेनिफिट होगा। इससे क्या होगा, क्योंकि रोजगार को लेकर के हमेशा हर स्टेट के अंदर थोड़ी सी परेशानी रहती ही है, लेकिन इससे वो समाधान भी होगा। बच्चों को पता होगा कि हमें करना क्या है, आगे हमें हमारा रोड मैप क्या होगा, ये करने से हमें ये होगा, तो उससे विजन खुल जाएगा बच्चों का।
सर इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा। अगर हम 10वीं के बाद ही बच्चे को थोड़ा बता दें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट हम लेंगे उसी के बाद में उस कोर्स का हम चयन करेंगे। तो 10th के बाद में एग्जैक्टली हम बच्चों को बता पाएँ कि, और आजकल मैं बता देता हूँ साइकोमेट्री टेस्ट और ऐसे कुछ टेस्ट भी आ गए हैं जिससे हम बच्चों की मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका साइंटिफिक तरीके से इंटरेस्ट पता कर सकते हैं। तो उस इंटरेस्ट के बिहाव पर हम उस बच्चे को ये बताएं कि आपको ये सब्जेक्ट लेना चाहिए और उसके ये ऑप्शंस है। और राजस्थान सरकार इस पे काम कर रही है। जैसे मैंने बताया 14,000 टीचर्स को ट्रेन किया गया है कि आप अपने बच्चों को ये बताएं 10th के बाद में कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। देखिएगा हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोगों ने हमने धारणा बना रखी है कि जो टॉपर है वो साइंस लेगा और जो मिडिल होगा वो कॉमर्स लेगा और थर्ड जो होगा वो आर्ट्स लेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत महत्ता रखता है। तो ये चीज जब टीचर उसको बताएगा कि आपको 10th के बाद में ये सब्जेक्ट लेने पर, और मैं आपको बता दूं आजकल तो हर एक सब्जेक्ट के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। केवल यही नहीं कि सीए सीएस कॉमर्स में है, आर्ट्स में केवल आरएसआईएस, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आ गए हैं जिनके सहारे, जैसे सर ने अभी बताया कि हम नया कुछ भी कर सकते हैं। तो टीचर अगर 10th के बाद में ही उसका विश्लेषण कर ले बच्चे को और बताएं कि तू इस सब्जेक्ट में लेकर आगे अपना करियर बना सकता है, तो एक नई ऊर्जा उस बच्चे को भी मिलेगी और उस बच्चे का करियर भी बहुत अच्छा होगा। अब सवाल ये उठता है कि बच्चों को पढ़ाने, उनको बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए टीचर्स भी होने बड़े ज़रूरी हैं। बार बार सवाल इसको लेकर के भी उठता है सर कि टीचर्स की नियुक्तियां क्यों नहीं हुई हैं, या बार बार आरोप लगते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर के सवाल उठाती हैं। सर इस पर मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से नियुक्तियों को लेकर के, संविदा कर्मियों को लेकर के जो उनकी बातें हैं, कितना अभी तक पूरी हुई हैं, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, राजस्थान सरकार ने अब तक सारे विभागों को मिलाकर लगभग 3 लाख से ऊपर लोगों को सरकारी नौकरी दे दी है। अकेले शिक्षा विभाग ने गत वर्ष तक 90,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी और अभी भी हाल ही में 48,000 रीट में L1 और L2 के अध्यापकों की नियुक्तियां हो रही हैं। मैं समझता हूं कि इस एक सप्ताह के अंदर अंदर उनकी नियुक्तियां जिले आवंटित हो गए हैं, उनकी काउंसलिंग होकर स्कूल आवंटित हो जाएंगी। इसके साथ साथ शारीरिक शिक्षकों की नियुक्तियां हो गई हैं, कंप्यूटर अनुदेशक की नियुक्ति हो गई, लाइब्रेरियंस की नियुक्ति हो गई, स्कूली व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापकों के रिजल्ट आ चुके हैं, उनकी भी नियुक्तियां हो जाएंगी। तो ये सारी मिलाकर के करीब करीब 1,80,000 से ऊपर लोगों की नियुक्तियां अकेला शिक्षा विभाग कर देगा। मैं समझता हूं कि राजस्थान में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से शिक्षा विभाग और चिकित्सा विभाग को आगे बढ़ाया है, अन्य राज्यों में ऐसा आपको उदाहरण नहीं मिलेंगे। और जो विजन 2030 खास तौर से जिसके बारे में आज पूरे हिंदुस्तान में चर्चा हो रही है, इसमें हमारा दृष्टिकोण, सरकार का दृष्टिकोण, मुख्यमंत्री जी का दृष्टिकोण ये है कि हम ऐसे सुझाव दें ताकि और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करें। जैसे बाल वाटिकाएँ खुलेंगी तो आप देखिए, जैसे बाल वाटिका भाग 1, 2 शुरू में, तो इनमें टीचर्स की आवश्यकता होगी, इसमें भर्ती होगी, और कितनी आवश्यकता होगी इन सब का हम अभी से एक तरीके से इवेल्युएशन कर रहे हैं। और कुल मिलाकर के इसका एस्टिमेशन जब कर लेंगे हम, तो उसके बाद आप निश्चित मानिए कि इनका भी रिक्रूटमेंट होगा। अभी हमने जो हमारे महिला बाल वाटिकाओं में या जो महिला बाल कल्याण विभाग के जो थे टीचर्स, उनको एनटीटी के टीचर्स को हमने अडॉप्ट कर लिया है, उनकी ट्रेनिंग करवाई गई है, उनको बाल वाटिकाओं में लगा दिया गया है। तो आने वाले वक्त में भी हम अनेक टीचर्स की नियुक्तियां इस तरीके से देंगे। जहाँ तक वीसी साहब ने शिक्षा में गुणात्मक सुधार की बात की, तो उसके लिए भी हम पूरे प्रयत्नशील हैं। हर तरीके से हमारी लैब्स को वेल इक्विप किया गया है, लाइब्रेरी को पुस्तकालयों से समृद्ध किया जा रहा है, और हमारे पहला राजस्थान ऐसा प्रदेश है जहां हर स्कूल में हम कंप्यूटर अनुदेशक दे रहे हैं ताकि कंप्यूटरीकृत शिक्षा हर स्कूल में हो। हमारे 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे हमेशा प्राइवेट स्कूलों से अच्छे रहते थे, क्योंकि वहाँ पे ट्रेन टीचर, फुल पेमेंट और पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों की पूर्ति हम कर रहे थे। लेकिन हमारा प्री प्राइमरी का ढांचा कमज़ोर था, हमारा एलिमेंट्री का ढांचा कमज़ोर था, जिसको हमने पूरी तरह से सशक्त बना दिया है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक हेल्दी कंपटीशन
हम प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से करके और सरकारी स्कूलों को उनसे बेहतर बनाने का प्रयत्न करेंगे। अच्छा ठीक है सर, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और फाइनल राउंड की तरफ चलते हैं। और हम अपने इस फाइनल राउंड के अंदर कोशिशें करेंगे कि हमारे साथ जो ऑडियंस हैं वो अपने सरकार के जो काम हैं, आगे आने वाले विजन को लेकर के जो उनके मन में डाउट्स हैं या कोई सवाल है तो वो हम उनसे जान सकते हैं। आप लेकिन सर उससे पहले मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स एक आपसे सवाल करना चाहता हूँ। अक्सर बड़ी चर्चा चलती है सर आपके बंगले को लेकर के, बंगला छोड़ दिया और बंगले को लेकर के बड़ा बवाल रहता है, थोड़ा सा कुछ बताएंगे उसके बारे में। ऐसा है, बंगला लोग हारने के बाद नहीं छोड़ते। आज भी केंद्र में लोग बरसों से कब्जे किए हुए बैठे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी से अलोकतांत्रिक तरीके से हटाकर उनसे बंगला खाली किया गया, तो मैंने उसके प्रोटेस्ट में ये सिद्ध कर दिया कि हम मंत्री रहते हुए भी बंगला खाली कर सकते हैं और कोई डाउट नहीं था। मैं उस बंगले में 81 में गया था, 85 का चुनाव जीता, उसके बाद 90 का चुनाव जीता। 90 के चुनाव में जीत करके हमारी गवर्नमेंट नहीं बनी थी, तो मैं उस समय भी यथा समय जो निर्धारित समय में मैं रह सकता था रहा, फिर मैं विधायक के बंगले में चला गया था। तो मैंने ये उदाहरण प्रस्तुत किया कि लोग हारने के बाद बंगला नहीं छोड़ते हैं। मैं जीता हुआ हूँ, मिनिस्टर हूँ, तो भी बंगला छोड़ सकता हूँ। तो यानी कि ये देखिए कि ये भी अपने आप में एक अलग मिसाल है कि राजनीति में रहते हुए कोई कुर्सी नहीं छोड़ना चाहता है, बंगला नहीं छोड़ना चाहता है, लेकिन जीतने के बावजूद भी बंगला छोड़ दिया। खैर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब जो ऑडियंस है उनसे जरा जल्दी से एक एक करके रिएक्शन ले लेते हैं। आप कोई किसी के मन में अगर सवाल हो जी प्लीज। राजेंद्र जोशी हूँ और आपने 2030 के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। मैं आपको और आपकी सरकार को बधाई देता हूँ। मेरे केवल छोटे से बहुत संक्षेप में 2 बातें हैं। आपने इस पूरे विजन में राजस्थानी को शामिल करने का कहीं जिक्र अभी तक नहीं किया। एक तो वो, क्योंकि दिक्कत क्या है, नई शिक्षा नीति में जो कही गई है क्षेत्रीय भाषाएं, उसके आधार पे राजस्थानी नहीं आ रही है। एक तो उसको शामिल करना। दूसरी बात यह है कि प्रौढ़ शिक्षा के बारे में आपने एक भी बात नहीं, आपके पास डायरेक्टेड है, आपके पास संसाधन है, लेकिन सरकार का क्या विजन है साक्षरता के बारे में, इस पर ठीक है, इस पर जरा जवाब। हाँ, मैं अभी ऐसा है कि राजस्थानी भाषा विभाग का जब मैं मंत्री था तो वर्ष 2002-03 में सर्वसम्मति से राजस्थान की विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया जाए। वो अभी से उस समय से लेकर आज तक केंद्र सरकार के पास विचाराधीन पड़ा है। जिस दिन उसको मान्यता मिल जाएगी, हम राजस्थानी भाषा को राजस्थानी की वो जिस तरह से राजभाषा में, मतलब एक तरीके से उसको तृतीय भाषा के रूप में उसको डिक्लेयर करवा देंगे। राजस्थानी भाषा में पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक शिक्षा शुरू कर देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि पूरी राजस्थान के पक्ष और विपक्ष ने जिस भाषा को 12 करोड़ से अधिक लोग राजस्थान में और देश में बोलते हैं, उस भाषा को अभी तक मान्यता नहीं दी। 10-10, 12-12 लाख लोग जिस भाषा को बोलते हैं उनको मान्यता है, लेकिन करोड़ लोगों की भाषा को उन्होंने अमान्य कर रखा है। इसका मुझे अभी भी अफसोस है। और जब इसको मान्यता मिल जाएगी, जोशी जी आप निश्चित मानो कि हम एका बिलबिलिया चौका तिया तिया लंका राजस्थानी भाषा में शुरू कर देंगे। चौक मांग सोले। और दूसरा जो आपने प्रौढ़ शिक्षा का विषय बताया, तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में केंद्र सरकार की जो पॉलिसी थी, पहले 100% सहायता देते थे, फिर 70 पे आए, फिर 60-40 पे आए। आज भी हम लोग प्रौढ़ शिक्षा का अभी एक साक्षरता दिवस मनाया था, उसमें हमारे राजस्थान में आज भी अच्छा काम हो रहा है। लेकिन ये सब डिपेंड करता है भारत सरकार की नीतियों पर। वो कितने भी हम जितना भी हमसे वो सहयोग लेना चाहें, इसमें हम देने के लिए तैयार हैं। अब चूंकि इसमें एक बदलाव आया है, पहले तो ये था कि हम चाहे 70 वर्ष का, 80 वर्ष का, 90 वर्ष का वृद्ध भी यदि पढ़ना चाहे तो हम उसको साक्षर करेंगे। अब भारत सरकार का ऐसा सोच है कि जो 35 से 40 वर्ष के लोग अनपढ़ रह गए उन्हीं को पढ़ाना है, बाकी जो अनपढ़ रह गए वो रह जाएं। तो उसमें बदलाव करना होगा और जैसे वो संसाधन देंगे, हम अपना जो भी सहयोग को निर्धारित करेंगे उसको देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, और ये एक अच्छा कदम भी हो सकता है। अच्छा, कुछ और भी ऑडियंस में कुछ लोग हैं। हाँ जी, आपका सवाल। नमस्कार, विजय कुमार हरी। एक बड़ा
कॉमन चीज़ ये रही है कि इस गवर्नमेंट ने 5 साल के अंदर जितने कॉलेजेस खोले हैं, जितने स्कूल्स खोले हैं, वो वास्तव में रिमार्केबल है, ऐसा नहीं हो सकता। परंतु ऐसा करते वक्त मुझे ये महसूस होता है, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ और कॉलेज में रोज़ देखता हूँ कि छात्र शिक्षक रेशो जो है वो रेशो डिस्टर्ब हो गया है। वर्कलोड की गणना वर्तमान में छात्र संख्या के आधार पर नहीं हो रही है। इस कारण से छात्र शिक्षकों की संख्या जो है वो कम हो गई है और वो जो कम लोग हैं उनके ऊपर काम का दबाव बहुत ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो नई इंस्टीट्यूट्स खुल रही हैं उनको तो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा दे रही है, परंतु जो पुरानी इंस्टीट्यूट्स हैं, जो पहले से बने हुए स्कूल हैं, पुराने कॉलेजेस हैं, उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कक्षों की कमी है, अन्य इक्विपमेंट्स की कमी है और उनके लिए कॉलेजेस और स्कूल्स के पास में ज़्यादा बजट भी नहीं होता। तो इस कारण से मनोयोग के बाद में भी स्थिति ये रहती है कि बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर ही नहीं है, तो बच्चे थोड़ी देर आते हैं, फिर देखते हैं बैठने की जगह नहीं है तो चले जाते हैं। तो ये एक स्थिति है जिसमें कि हम बच्चे को कॉलेज और स्कूल के साथ कंटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको जोड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी नियमितता को बनाए नहीं रख पा रहे हैं। ठीक है। इस दिशा में थोड़ा सा एफर्ट किया जाने की जरूरत है। एक चीज और, एक दूसरी बात और है कि एक तरफ स्कूल और संस्थाओं के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, पर इन 5 वर्षों में ये भी हुआ कि बहुत से प्रमोशंस हुए, सब कुछ हुए, परंतु हम कहीं ना कहीं सर्विस कंडीशन के एंगल पर जो अदर स्टेट्स हैं उन स्टेट्स के साथ हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं। राजस्थान को छोड़ करके 14 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर कॉलेज एजुकेशन के अंदर रिटायरमेंट एज 65 साल हो गई और कल ही जम्मू कश्मीर में भी 65 साल की एज जो है रिटायरमेंट की गई। और ऊपर के स्तर के ऊपर जो हायर लेवल है, जहां प्रिंसिपल्स बनने हैं, जहां पर अच्छे शिक्षाविद हैं, वहां पर संख्या बहुत कम है। कॉलेज एजुकेशन की अगर बात करें 6000 कॉलेजेस, 6500 का हमारा वर्क लोड है जिसमें 4100 लोग काम कर रहे हैं, 2000 लोग जो हैं अभी कम हैं, वैकेंसी कॉल की है परंतु भरने में समय लगेगा। तो ऐसी स्थिति में कॉलेज एजुकेशन में कम से कम रिटायरमेंट एज को बढ़ा करके 65 साल किया जाना नितांत आवश्यक है, जिससे कि हम शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रख सकें। अब इस पर जरा जवाब देते हैं। ठीक है मंत्री जी। देखिए, आपका ये कहना तो सही है कि नए कॉलेज जहाँ खुल रहे हैं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर खूब हो रहा है, लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि जहाँ जहाँ मांग की गई है, डूंगर कॉलेज जहाँ लेक्चरर हैं वहाँ 30 कमरे स्वीकृत हुए हैं एक साथ 8.5 करोड़ की लागत से। और मैं जब कॉलेज में प्रेसिडेंट था 1969 में, उस समय से ऑडिटोरियम की मांग कर रहे थे, हमारे मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ की लागत से आपको ऑडिटोरियम दे दिया। तो पुरानी कॉलेजों का भी ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन ध्यान उन्हीं का रखा जाता है जो डिमांड करते हैं। इसलिए जहां कम्युनिकेशन गैप है वहां मैं मान सकता हूं कि कहीं कोई कमी हो सकती है, लेकिन कम्युनिकेशन गैप नहीं है, वहां पर मुख्यमंत्री जी ने मुक्त हस्त से जो मांगा है वो दिया है। ठीक है। और आपने सर्विस कंडीशन की, राजस्थान पहला राज्य है जहां ओपीएस लागू है। आप बताइए जम्मू कश्मीर में लागू है क्या? हाँ, वो ठीक है, आपको धन्यवाद, लेकिन ओपीएस यहाँ लागू है ना। तो ओपीएस क्या है? मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। मेरे साधु मधुसूदन जी की मदर जब अध्यापिका थी तो उनको 750 रुपये मिलते थे रिटायरमेंट के वक्त में, और जब 82 साल की उम्र हुई थी तो उनकी पेंशन जो है 52,000 रुपये थी मासिक। ये है ओपीएस। तो इस ओपीएस का लाभ सबसे पहले यदि कोई दे रहा है तो वो राजस्थान दे रहा है। अब आपने जो 65 साल की ये बातें बताई, ये सर्विस कंडीशंस माननीय मुख्यमंत्री जी के जहन में है, वो जब भी उचित समझेंगे इसको लागू कर देंगे। लेकिन कुल मिला के राजस्थान के लोग बहुत अच्छी स्थिति में हैं। हाँ ठीक है। और मुझे लगता है कि सवाल के साथ साथ आपको जवाब का भी इंतजार करना चाहिए, और अगर अच्छा काम हो रहा है तो उस पर ताली भी जरूर बजानी चाहिए। सर एक और है सर, एक करके। हाँ जी, आपका सवाल। थैंक यू। मेरा नाम डॉक्टर नितिन गोयल है। मेरा सवाल जो है वो दीक्षित सर से है। सर ने ड्रॉप आउट की बात करी। मैं यूनिवर्सिटी सिस्टम में लगभग पिछले 10-12 साल से विभिन्न तरीके से जुड़ा, और मैंने महसूस किया कि बीकानेर और इसके लिए हमें एक ऐसे, जैसे ड्रॉप आउट स्कूल्स में हो रहे हैं, वैसे हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पर भी ये पोजीशन है कि स्टूडेंट्स बीए में पढ़ रहे हैं एंड दे आर नॉट इन पोजीशन टू अर्न समथिंग, इवन दे आर स्किल्ड
डिस्पाइट गेटिंग एजुकेशन दे आर अनस्किल्ड अप देयर। और अभी हमारे आर्ट एंड कल्चर मिनिस्टर बहुत अच्छी बात कहते हैं कि राजस्थान के अंदर सी के अलावा टूरिज्म में हर चीज़ एग्जिस्ट करती है, और ये एक अच्छी बात है बीकानेर के लिए कि बीकानेर के एमजीएस यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर हैं वो रिनाउंड टूरिज्म की फैकल्टी हैं इस समय। तो मैं सर ये चाहूँगा कि आप कुछ ना कुछ ऐसा कोर्स ज़रूर इनिशिएट करें जिससे टूरिज्म को ऐड ऑन किया जा सके और बच्चों को तुरंत जॉब मिल सके। मैं JNU DU में पढ़ा और मैंने महसूस किया इस बात को कि 3 साल में बच्चा लैंग्वेज कोर्स रन करता है और अपनी खुद की गाड़ी और अपने खुद के साधन अपन कर लेता है। वहीं हमारा बीकानेर का बच्चा पीछे रह जाता है इस समय। स्कूलों के अंदर भी फॉरेन लैंग्वेज रन करना भी एक बहुत बड़ा एक ऑप्शन रहेगा। तो मैं बस इतनी ही बात करके अपने आप को बिल्कुल, end हमें करना कदम ताल हमें मिलाना पड़ेगा। बाकी स्टेट में क्या हो रहा है हमें ये देख करके बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सोचना होगा। चूंकि आपने कोई प्रश्न पूछा नहीं इसलिए सब कुछ आपका शिरोधार्य है। मैं इनका प्रश्न बता ये चाहते हैं, होटल मैनेजमेंट और टूरिज्म से संबंधित कोई कोर्स शुरू करें ताकि ये टूरिस्ट सिटी के रूप में डेवलप हो सके और यहाँ अच्छे गाइड तैयार हो सके। बिल्कुल माननीय आप मंत्री जी, फॉरेन आपके लैंग्वेज के डिप्लोमा कोर्स शुरू कर आपके सकते हैं। संज्ञान में भी लाना चाहूँगा। 4, 5, 6 योजनाएं मेरे मन में हैं जिनको जैसे ही मंत्री जी खाली होंगे चुनाव की तरफ से हम लोग उनके साथ साथ बैठ के सब चीज़ें, मैं ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के लिए प्रस्ताव भारत सरकार को दे चुका हूँ, वहाँ से राशि मिल जाती है इसलिए वहाँ प्रस्ताव दे रहा हूँ। दूसरा, स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट एरिया है। आज ही मंत्री जी वेलोड्रोम का इंस्पेक्शन करके आए हैं, कल उसका उद्घाटन होना है। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स के साथ तमाम सारी जुड़े हुए एरियाज़ की एजुकेशन के साथ लिंक नहीं बनी हुई है। जैसे केवल फिजिकल एजुकेशन ही नहीं है बल्कि स्पोर्ट्स मेडिसिन, स्पोर्ट्स के साथ अन्य जुड़े हुए एरियाज़ के साथ वो भी मेरे जहन में है। वो भी आपके अगले वर्ष तक सब चीज़ें आपको लाइन में मिलेंगी। रिन्यूएबल एनर्जी, इसके कोर्सेज मुझे चलाने हैं, इसकी डिज़ाइन मेरे पास तैयार है, उसको हम लागू करेंगे अगले शैक्षिक सत्र से। साथ साथ जो आपने जितनी भी मेरे मन में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में डिस्कशन का ये समय नहीं है इसलिए क्योंकि चुनाव का माहौल आ गया है, बहुत सारे गंभीर विषयों के ऊपर चर्चाएं होनी है, लेकिन अच्छे लेकिन वो सुझाव भी प्राइवेट मिल में रहे हैं। होंगी। जैसे मैं चाहता हूं कि बहुत सारे सिंगल क्रेडिट, डबल क्रेडिट, 3 क्रेडिट, 4 क्रेडिट, 6 क्रेडिट कोर्सेज जो कि हमारी ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से निकलते हैं उनको भी विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता मिल जाए। जब जो कि गठन हो गया है अब क्रेडिट बोर्ड का, जो आपने क्रेडिट बैंक जिसको कहते हैं एकेडमिक क्रेडिट बैंक जो गठन हो रहा है, उसमें जुड़ते हुए चले जाएंगे। बच्चों को वहाँ से नॉलेज आएगी कि जो उनके पास नॉलेज है उसकी भी वैल्यू है। जिस दिन ये वैल्यू आ जाएगी उनको इस पढ़ाई में भी मज़ा आएगा, अपनी पढ़ाई में भी मज़ा आएगा। तीसरी बात, अर्न व्हाइल यू लर्न, ये एक स्कीम है जो पहले लागू हुई थी। मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह जी के ज़माने में वो लागू थी, हम लोग के स्टेट में भी लागू थी, उत्तराखंड में भी लागू थी। उसे वापस लाने की आवश्यकता है। लर्निंग और अर्निंग दोनों जब मर्ज हो जाएंगी तो वो ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करेंगी, आकर्षित करेंगी और उन्हें लगेगा कि विश्वविद्यालय में आए हुए 6 घंटे भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो यहाँ से न केवल लर्न करके जा रहे हैं बल्कि अर्न करके भी जा रहे हैं। वो भी योजनाएं हैं मन में। एक और चीज़ है जो मंत्री जी के संज्ञान में अभी डाल देता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश में भी डाल के थक गया, वहाँ किसी ने सुनी नहीं, यहाँ सुन लेते हैं भाई साहब। वो ये है कि ग्रेजुएशन आज की तारीख में एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हो गया है। सामाजिक ताने बाने में भी अगर ग्रेजुएट बच्चा नहीं है तो उसको माना जाता है कि वो शायद पढ़ा लिखा भी नहीं है। इन सारी विधाओं के साथ ITIs हैं हमारी, पॉलिटेक्निक्स हैं हमारी, जो कि डिग्री नहीं दे रही हैं, इन्हें यूनिवर्सिटी सिस्टम से जोड़कर एडिशनल क्रेडिट देकर ग्रेजुएशन के बराबर कर देंगे तो उनमें भी अट्रैक्शन बन जाएगा और इनमें भी अट्रैक्शन बन जाएगा। दोनों कॉम्पैटिबल हो जाएंगी और हमारा GR भी सुधर जाएगा। तीनों ही चीज़ें एक साथ बन जाएंगी। ये ऐसे बहुत सारे कोर्सेज की लिस्ट है जिनमें हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे उस्ता आर्ट है यहाँ की, मान लीजिए उस्ता आर्ट को हमने क्या क्रेडिट दिया है एकेडमिकली? 0। मैं ये चाहता हूँ कि उस्ता आर्ट का क्रेडिट बने। अगर किसी बच्चे को उस्ता आर्ट के ABCD भी आ गई तो उसके 3 क्रेडिट तो हो जाए तैयार, और वो 3 क्रेडिट उसके एकेडमिक क्रेडिट में जुड़ जाए तो वो अच्छा स्टूडेंट भी होगा और एक अच्छा आर्टिस्ट भी होगा। क्योंकि सरकार का ऐसी विजन भी चीजें है बहुत और सारी मन में है जो सरकार कि अगर चाहती भी है टूरिज्म के क्षेत्र में अगर बढ़ावा मिल रहा है तो अगर कोर्सेज आ जाएं तो उससे और ज्यादा उसमें बढ़ोतरी लग जाएगी। और आप ये हमारी कोशिश है। देखिए यही इस मंच का फायदा है कि यहाँ पर न सिर्फ 2030 के विजन को लेकर के बात है बल्कि इसमें बड़े अच्छे सुझाव भी आ रहे हैं। साथ में एक आपने जो कहा भारतीय भाषा विभाग और विदेशी भाषा विभाग, ये दोनों ही संस्थान विश्वविद्यालय में जल्दी स्थापित होंगे जहां मल्टीपल फॉरेन लैंग्वेजेस और मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस दोनों ही का अध्ययन एक साथ किया जाएगा। ठीक है, और ये बड़ा तोहफा भी है। जी आखिरी सवाल है सर, मंत्री जी से भी सवाल है कि अल्पसंख्यक कहने को अल्पसंख्यक हैं लेकिन बड़ी संख्या में इस देश में हैं और इस राज्य में भी हैं।
ज़्यादातर बच्चे उनके मदरसों में पढ़ते हैं और मदरसों में ज़्यादातर जो पढ़ाने वाले लोग हैं वो या तो बिहार से आ रहे हैं या यूपी से आ रहे हैं। और एक मदरसे से अगर 100 बच्चे निकलते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा एक आदमी रोज़गार पा सकता है किसी एक मस्जिद में अपॉइंट लेके। बाकी 100 में से 99 बच्चे या तो गलियों में चोरियां करेंगे या बदमाशियां करेंगे और वो हमारे समाज के लिए एक दुविधा खड़ी हो जाती है। मेरा आग्रह है सरकार के प्रतिनिधि होते हैं के नाते, उसको रिप्रेजेंट करने के नाते, कि जिस तरह से शिक्षा बोर्ड, राजस्थान शिक्षा बोर्ड बना हुआ है, क्यों ना सरकार मदरसा शिक्षा बोर्ड बनाए जो उन बच्चों को वहां से बाहर निकाले, उन बंद गलियों में से बाहर निकाले, बल्कि मैं ये कहूँगा तो वो बच्चे वहां आकर एजुकेशन पाएं और उस लेवल की डिग्री प्राप्त करें जो राजस्थान का शिक्षा बोर्ड जो 10वीं 11वीं 12वीं का बोर्ड दे रहा है। ये सरकार के लिए एक मिशन 2030 के लिए एक टारगेट और एजेंडा होना चाहिए। हमने बहुत सी बातें सरकार की उपलब्धियों पे की है, अभी मिशन पे 2030 पे क्या होना है इसमें बहुत सी बातें छूट गई हैं, जिसमें से एक ही बात ये है कि उनको हम जब वो गाँव में जो ये मदरसों में पढ़ाने वाले हैं यूपी बिहार के लोग, वो उन पर धार्मिक शिक्षा का दबाव बनाते हैं और उनके इंटरप्रिटेशन भी, क्योंकि उनका मेंटल आईक्यू ऐसा नहीं होता कि वो उसका इंटरप्रिटेशन इस तरह से कर दे कि वो संविधान सम्मत हो। ठीक है, तो ये जो दोनों के बीच में एक द्वंद्व है, उस द्वंद्व को मिटाने के लिए जरूरी है कि उन्हें मदरसा बोर्ड की शिक्षा में लाए। दूसरा सवाल काउंसलर का वीसी साहब से है कि वो ऐसा क्या प्रोग्राम निर्धारित कर रहे हैं बीकानेर की यूनिवर्सिटी, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में, जिससे ज्यादा से ज्यादा काउंसलर के एजुकेशन के पाठ्यक्रम तैयार हों और काउंसलर मिले जगह जगह पे। सरकार के सामने ये समस्या हो सकती है कि उनकी फंडिंग कैसे करे। एक सुझाव हो सकता है कॉर्पोरेट रेस्पॉन्सिबिलिटी से सरकार कुछ फंड्स उनको पेमेंट कराए, और ये हो सकता है। तीसरी बात, वीसी साहब जैसे विद्वान व्यक्ति बताएंगे कि राजस्थानी भाषा का सवाल खड़ा हुआ, भाषा में इतने शब्द प्रवेश कर रहे हैं कि आने वाले समय में एक भाषा विशेष को, मैं कोई विरोध नहीं कर रहा हूं राजस्थानी भाषा का, लेकिन उसका एग्जिस्टेंस एज इट इज रह पाना बड़ा मुश्किल होगा। और यदि हम इसी तरह से शब्दों का आत्मसात नहीं किया और आगे नहीं बढ़ाया तो राजस्थानी भाषा की हालत है संस्कृत एक-एक करके अब जरा जवाब ले लेते हैं, और उसे समझना मुश्किल हो जाएगा, समझेगा ही नहीं। जब मोबाइल नंबर ही याद नहीं है लोगों को, और वो भी कंप्यूटर में से, और उसमें जो मोबाइल में निकाल के करते हैं, तो वो मैं नहीं समझता कि होगा। इनके सवाल डॉक्टर तनवीर जी ने अच्छा सुझाव दिया है कि मदरसा बोर्ड बनना चाहिए। इसको विजन डॉक्यूमेंट के सुझावों में आप पोर्टल पे डाल दें अथवा एक ऑफलाइन चिट्ठी माननीय मुख्यमंत्री जी लिख दें, हम उसको जुड़वाएंगे। लेकिन मैं आपको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष होता है कि व्यापारियों का मोहल्ला आप जाकर देखें, वहाँ मदरसों का आधुनिकीकरण किया गया, मदरसों में कंप्यूटर दिए गए हैं, वहाँ गणित और इंग्लिश और विज्ञान सिखाया जा रहा है। ऐसे कम से कम मेरे नज़र में कम से कम 150 से अधिक मदरसे हैं जिनका आधुनिकीकरण किया गया है, और वहाँ मदरसों में जो है दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक तालीम भी दी जा रही है। और आधुनिकीकरण करने से उन मदरसों में जो आज की शिक्षा है उससे लोग जुड़े हैं, और निश्चित रूप से मदरसा बोर्ड बन जाएगा तो मैं समझता हूँ तमाम मदरसों का आधुनिकीकरण मॉडर्नाइजेशन हो जाएगा, और वे लोग दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक तालीम सीखकर दुनिया के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ सकेंगे। आपकी तरह अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर, अच्छे IAS ऑफिसर बन सकेंगे। इसके साथ साथ मदरसों का नवीनीकरण हो, इसके लिए भी हमने PAB योजना में इनको भेजा है कि इनके भवन अच्छे बने, इनकी लैब्स अच्छी बने, कंप्यूटर लैब इनमें बने, इनके लिए भी हमने योजनाएं बनाई हैं। और मैं समझता हूँ मिशन 2030 जब बनेगा तो सामान्य शिक्षा के साथ साथ हमारे मदरसों की भी स्थितियों में काफ़ी सुधार आएगा। एक वक्त था जब 50 साल पहले स्कूल में जो कमरे थे वही कमरे थे, लेकिन आज 400 करोड़ रुपए की लागत से जो है हमारे कमरों की, हमारे लैब्स की, हमारे 4 दीवारी जहाँ नहीं है वहाँ 4 दीवारी बन गई। ऐसे की ऐसे मदरसों की योजनाएं भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने बनाई है। और आप जो लोग सुझाव देंगे, मिशन 2030 का मतलब यही है कि अपन किस किस में क्या सुधार चाहते हैं, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं, उसका आप यदि सुझाव देंगे तो सुझाव मिशन 2030 के जो इसका डॉक्यूमेंट बनेगा उसमें इसका समावेश किया जाएगा। जहाँ तक उर्दू भाषा के विकास का सवाल है जो इसी से जुड़ा हुआ है,
हम 1000 अलग से अध्यापक अभी उर्दू अध्यापकों की भर्ती कर रहे हैं और कहीं भी अध्यापकों की कमी नहीं रहने दी जाएगी। दूसरा प्रश्न मेरे ख्याल में आपसे संबंधित है। ठीक है मनोज जी। आपके प्रश्न बहुत सारे थे, उसमें से राजस्थानी भाषा वाला छोटा सा ही सवाल है। तो नहीं, राजस्थानी, मैं एक जनरल बात कहना चाहूँगा कि भाषाएं सभी ऑर्गेनिक होती हैं, सभी ग्रो करती हैं, सभी बढ़ती हैं, सभी का एक्सपेंशन होता है, सभी में परिवर्जन होता है। शेक्सपियर की अंग्रेज़ी बोलने वाले आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि शेक्सपियर ने इंग्लिश अब जा चुकी है। अब बर्नार्ड शॉ की अंग्रेज़ी भी धीरे धीरे जा चुकी है। आज अंग्रेज़ी में लिखने वाले सबसे अधिक लोग भारतीय हैं। अंग्रेजी साहित्य में भारतीय लिख रहे हैं तो भारतीय शब्दों का प्रवेश हो गया। ऑक्सफोर्ड की कंसाइज डिक्शनरी में 20,000 से अधिक शब्द हैं जो भारत से लिए गए हैं, जो उन्होंने अंग्रेजी में उन्होंने अडॉप्ट कर लिए हैं। तो भाषाएं ऐसे ग्रो करती हैं, अडॉप्ट करती हैं। देशज भाषाएं कम अडॉप्ट कर पाती हैं, लेकिन सांस्कृतिक भाषाएं जरूर थोड़ी रिजिड हो सकती हैं, जो कि हमारी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस को आप संस्कृत का जैसे नाम लिया, संस्कृत भी ग्रो कर चुकी है। संस्कृत अब वो संस्कृत नहीं है जो कि वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई थी। सभी भाषाएं ग्रो करती हैं। इसे राजस्थानी भाषा भी अगर बदल के ग्रो कर रही है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और ना ही उसको कोई आपत्तिजनक बात की जानी चाहिए। भाषा संस्कृति से जुड़ी होती है, इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है। इसलिए मंत्री जी ने जब कहा कि 12 करोड़ लोग जो इस भाषा को बोल रहे हैं, भारत सरकार यदि उसे मान्यता नहीं दे पा रही है, तो इस चिंता का विषय उनको होना चाहिए कि वो 12 करोड़ लोगों की ठीक है, मुख्य भावना का अनुमान समझ नहीं पा। ठीक है। और मुझे लगता है कि इस सेशन के जरिए हमारी कोशिश रही थी कि हम जो है अलग अलग जो सुझाव हैं वो हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए तक लेकर के आए। हमने ऑडियंस के सवाल भी लिए हैं और मंत्री जी से और तमाम हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनसे हमने कई सवाल पूछे हैं और विजन 2030 को लेकर के उनका रोड मैप क्या है, क्या वो करना चाहते हैं और आगे प्रदेश की जनता के लिए क्या बड़े काम होने जा रहे हैं, ये सभी हमने इस दौरान जाने हैं। बहुत शुक्रिया हमारे सभी खास मेहमानों का हमारे साथ इस सेशन में जुड़ने के लिए।